हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज हम निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का क्या मतलब होता है। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि निर्देशांक ज्यामिति का जो इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्देशांक का अर्थ क्या होता है। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक का अर्थ क्या होता है। निर्देशांक का शाब्दिक अर्थ है निर्देश करने वाले अंक या निर्देश करने वाले अंक, या फिर हम कह सकते हैं स्थिति बताने वाले अंक। स्थिति बताने वाले अंक यानी कि निर्देशांक शब्द का अर्थ हुआ कि निर्देश करने वाले अंक या स्थिति बताने वाले अंक। क्योंकि ये जो निर्देशांक शब्द है इस शब्द में दो शब्द का मिलावट है, जैसे निर्देश और अंक। निर्देश और अंक यानी कि निर्देशांक का अर्थ हुआ कि वो किसी एग्जैक्ट पॉइंट को क्या करेगा, निर्देशित करेगा कि हाँ ये 4 है या 5 है। तो ये हुआ निर्देशांक का अर्थ। ओके, तो फिर हम लोग उसके बाद समझते हैं कि ज्यामिति का अर्थ क्या है। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ है, ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ है, हम उसको समझ सकते हैं भूमि मापन। भूमि मापन, क्योंकि ज्यामिति में भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, ज्या और मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का मतलब होता है माप, और मिति का मतलब होता है माप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यामिति का जो शाब्दिक अर्थ है भूमि मापन से है। यानी कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में ओवरऑल ये पढ़ने वाले हैं कि कोई निर्देशित कोई क्या होगा, अंक होगा, यानी कि कोई अंक एग्जैक्ट अंक को बताया जाएगा और उन एग्जैक्ट अंकों की मदद से या फिर अंकों का समूह की मदद से हम लोग जो है ज्यामिति यानी कि भूमि की क्या करेंगे, माप करेंगे। यानी कि कोई एक प्लेन होगा जो समतल होगा, उस समतल में हम लोग जो विभिन्न बिंदुओं की मदद से जो एक मापन होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि कार्तीय तल क्या होता है। तो कार्तीय तल के लिए सबसे पहले हमें एक ऊर्ध्वाधर लाइन लेंगे, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर हम लोग जो है ना रेखा लेंगे। ऊर्ध्वाधर क्या लेंगे, रेखा लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग एक और रेखा लेंगे जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। यानी कि अब यहां आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा तल है, ये जो पूरा प्लेन है, ये अभी जो है इन दोनों रेखाओं की मदद से, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा
और जो क्षैतिज रेखा है, यानी कि जो लाइन एकदम से खड़ा होता है एकदम, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो लाइन एकदम लग रहा है कि एकदम सो गया है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों रेखाओं की मदद से ये जो पूरा समतल है, ये चार भागों में क्या कर गया है, बट गया है। ओके, ये अभी जो ये समतल है चार भागों में क्या कर गया है, बट गया है इन दोनों रेखाओं की मदद से। ओके, और इसी पूरे तल को अब हम लोग जो है ना कार्तीय तल बोलेंगे, यानी कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। ओके, अब यहां आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा है, इनकी मदद से चार भाग क्या कर चुके हैं, हो चुके हैं। और इन चारों भागों का नाम हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, यानी कि सभी भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे, इसको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहां देखेंगे कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग बोलेंगे y अक्ष। क्या बोलेंगे, y अक्ष। और जो ये क्षैतिज रेखा है, इसको बोलेंगे हम लोग x अक्ष। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है विशेष रूप से जो यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे, इसको हम लोग, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग x अक्ष के रूप में ही जानेंगे, और ये जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग y अक्ष के रूप में ही क्या करेंगे, जानेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर y अक्ष और x अक्ष की मदद से, यानी कि दोनों रेखाओं की मदद से एक यहाँ पर कटान बिंदु क्या कर रहा है, बन रहा है, यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु बन रहा है। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलेंगे हम लोग मूल बिंदु। अब जब ये मूल बिंदु है और ये एक रेखा है, तो हम इसको जीरो मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, जीरो। जीरो के जैसे कि एक रेखा अगर होता है, अगर एक रेखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम जीरो मानते हैं, तो जीरो के दाहिनी तरफ यानी कि 1 2 3 इस तरह से वो प्लस अनंत तक आगे बढ़ता है। फिर इधर -1 -2, फिर इधर -3, सोन इसी तरह से आगे बढ़ता है माइनस अनंत तक। तो उसी तरह से जस्ट लाइक यहाँ पर भी होगा, यानी कि यहाँ पर लेंगे हम लोग +1 +2 +3 +4 +5, सोन आगे बढ़ता जाएगा। फिर इसी तरह से ऊपर में भी 1 2 3 4 और फिर 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5, फिर इधर -1 -2 -3 -4, फिर इधर -5। इसी तरह से हम लोग जो है ना पूरा सजा लेंगे, और फिर ये मेरा जो है कार्तीय तल क्या हो गया, तैयार हो गया। और लोग समझते हैं x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिर से एक बार कार्तीय तल को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ओके, 0 4 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो हम ये कार्तीय तल ले लिए। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि x निर्देशांक यानी कि भुज क्या है। x निर्देशांक यानी कि भुज क्या है। x निर्देशांक यानी कि भुज कहा जाता है y अक्ष से दूर, y अक्ष से दूर x निर्देशांक कहा जाता है। x निर्देशांक का अर्थ हुआ
यानी कि भुज का अर्थ हुआ y अक्ष से दूर, y अक्ष से दूर x निर्देशांक क्या कहा जाता, कहा जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इस कार्यतल की मदद से क्या करेंगे, समझेंगे कि जैसे इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष और इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष, यानी कि x निर्देशांक यानी कि भुज, यानी कि x निर्देशांक यानी कि भुज। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई एक ऐसा बिंदु होगा, कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो x अक्ष पर होगा और उस बिंदु को क्या करेगा, निर्देशित करेगा। ओके, तब हम कहेंगे कि वो जो बिंदु है x निर्देशांक का बिंदु है, यानी कि x को, यानी कि x के मान को क्या करता है, निर्देशित करता है। जैसे कि मान के चलो कि ये 4 है, तो ये जो 4 है ना, ये है x निर्देशांक का मान। ये जो 4 है x निर्देशांक का मान है, लेकिन ये जो 4 है x निर्देशांक का मान है, इतना तक तो समझ में आता है कि x अक्ष पर है तो x निर्देशांक है। लेकिन यहां पर उसकी जो परिभाषा निकल के आती है कि x निर्देशांक क्या है, तो कहा जाता है कि y अक्ष से दूर, y अक्ष से दूर x निर्देशांक क्या कहा जाता है। यहीं पर कंफ्यूजन क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसी चीज को बेहतर ढंग से समझना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ना इससे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे फंस जाते हैं, तो इस चीज पर ध्यान देना होगा। तो कहा जाता है कि y अक्ष से दूर, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं यहां समझू तो यहां से यहां तक कितना है, 4 है, यहां से यहां तक 4 है, मतलब कि ये कौन सा अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। अगर यहां से यहां तक 4 है तो इसका मतलब है कि अगर ये y अक्ष है, यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक भी तो 4 होगा। यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक 4 मान के चलता हूं तो ये किससे दूरी हुआ, ये आखिर ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है ना। तो y अक्ष से ही तो ये 4 सेंटीमीटर क्या है, दूर है x निर्देशांक। अब यहां से भी यदि हम मापेंगे तो y अक्ष से दूर 4 सेंटीमीटर, फिर यहां से भी यदि हम मापेंगे तो ये जो 4 है डिस्टेंस, क्योंकि समांतर रूप से हम जा रहे हैं तो यहां से भी 4 होगा, यहां से भी 4 होगा, यहां से भी 4 होगा। लेकिन ये जो पॉइंट 4 हो रहा है कहां से, किस अक्ष से, तो y अक्ष से। यानी इसलिए कहा जाता है कि y अक्ष से दूर x निर्देशांक क्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो उसी तरह से हम लोग फिर समझते हैं y निर्देशांक को, y निर्देशांक को क्या करते हैं, समझते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कोटि कहते हैं। यानी कि y निर्देशांक को ही क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, और x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि कोई एक आपको बिंदु दिया हुआ है और फिर उसमें कहा जाए कि कोटि क्या है उस बिंदु में, तो बस y निर्देशांक के मान को आपको ढूंढना है और कोटि का मान देना है। ओके, तो y निर्देशांक यानी कोटि क्या है, तो इसमें जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, x अक्ष से दूर y निर्देशांक कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है कि y निर्देशांक यानी कि कोटि का यह अर्थ हुआ कि x अक्ष से दूर, किस अक्ष से दूर, x अक्ष से दूर y निर्देशांक क्या कहा जाता है। जैसे कि अब इतना तो समझ में आ रहा है कि y निर्देशांक यानी कि कोटि का इतना अर्थ हुआ कि ये जो बिंदुएं होंगे, निर्देशित करने वाले जो बिंदुएं होंगे वो किस अक्ष पर होंगे, y अक्ष पर ही होंगे। यानी कि जैसे यहां पर यदि हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे ये 5 है तो ये किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। इसका मतलब ये किसका मान हुआ, y निर्देशांक का मान हुआ। ये जो y है, ये जो 5 है y का मान, ये किसका मान हुआ, y निर्देशांक का मान हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि आखिर ये जो y निर्देशांक का मान है 5, ठीक है, तो ये किससे दूर है, तो ये x अक्ष से दूर है। अब x अक्ष से दूर कैसे, अगर हम जानेंगे कि ये 5, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ही समझूं, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर तक मान के चलो यहां तक है, तो यहां से लेकर यहां तक इसका कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो रहा है। तो यहां से यहां तक जो 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो अभी तो कहेंगे कि हम मूल बिंदु से हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा डिस्टेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। लेकिन यहां से यहां तक यदि 5 है तो क्या हम लोग यहां से लेकर यहां तक क्या 5 नहीं कह सकते हैं,
यहाँ से यहाँ तक यदि 5 है, इसी के समांतर हम लोग एक और भुजा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक यदि 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक यदि 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 है। इसका मतलब ये जो 5 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहां से दूर है, यानी कि एक्स अक्ष से दूर है। फिर अगर हम लोग और भी एक समांतर रेखा खींच लेते हैं सेम लंबाई का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग 5 खींचे, यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग 5 खींचे, तो आप पाएंगे कि ये भी जो बिंदु, यानी कि ये बिंदु भी जो है यहां से क्या है 5 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब ये किस अक्ष से दूर है, यानी कि ये जो बिंदु है इसको भी हम लोग 5 कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो दूर है, ठीक है, जो y निर्देशांक यानी कि y अक्ष पर बिंदु को क्या करता है, दर्शाता है, तो किससे दूर है, x अक्ष से दूर है। इसलिए कहा जाता है कि y निर्देशांक का मतलब हुआ कि x अक्ष से दूर y निर्देशांक क्या कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x निर्देशांक यानी कि भुज और y निर्देशांक यानी कोटि क्या है, और y अक्ष से दूर का मतलब क्या हुआ और x अक्ष से दूर का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको बार बार क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आप भी कॉपी पे जो है नोटबुक पर ट्राई कर सकते हैं कि हाँ कैसे y अक्ष से दूर x निर्देशांक हुआ और कैसे x अक्ष से दूर y निर्देशांक हुआ। ओके, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं निर्देशांक बिंदु के बारे में। निर्देशांक बिंदु क्या होता है? निर्देशांक बिंदु का मतलब होता है x, y। x, y इसका मतलब हुआ x मीन्स x निर्देशांक और y का मतलब हुआ y निर्देशांक। इसका मतलब यह हुआ कि निर्देशांक बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले आपको x अक्ष और उसके बाद आपको लिखना होगा y अक्ष। मतलब ये हुआ कि x अक्ष मतलब हो गया कि x निर्देशांक का मान, उसके बाद लिखना होगा आपको y निर्देशांक का मान, तब जाकर के आप निर्देशांक बिंदु को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यदि x निर्देशांक का मान कितना है, 2 है, और y निर्देशांक का मान कितना है, 3 है, तो इन दोनों बिंदुओं की मदद से निर्देशांक बिंदु क्या बनेगा। तो जैसे हम लोग इसको निर्देशांक बिंदु को इस तरह से क्या करते हैं, लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक निर्देशांक बिंदु बनेगा जिसको हम लोग a नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा निर्देशांक बिंदु, यानी कि x का मान है 2 और y का मान है कितना, 3, यानी कि x अक्ष का मान हो गया कितना, 2, यानी कि x निर्देशांक का मान हो गया 2 और y निर्देशांक का मान हो गया 3। इसका मतलब हम जब भी निर्देशांक बिंदु लिखते हैं तो इसके लिए हमें x और कोमा y लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि x निर्देशांक का मान हम 2 लेंगे और y निर्देशांक का मान कितना लेंगे, हम 3 लेंगे। इसी तरह से हम लोग सभी चतुर्थांश में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे इस चतुर्थांश में भी हम लोग ले सकते हैं, अगर x निर्देशांक का मान -4 और y निर्देशांक का मान कितना लेते हैं, 2, तो इस तरह से इसका निर्देशांक बिंदु बनेगा -4, 2, जिसको हम लोग b नाम दे सकते हैं। उसी तरह से हम लोग ये तीसरे चतुर्थांश में चले जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी एक निर्देशांक बिंदु ले सकते हैं। अगर हम लोग x निर्देशांक का मान लेते हैं -3 और y निर्देशांक का मान लेते हैं -2, तो इस तरह से हमारा निर्देशांक बिंदु निकल के आएगा जिसको हम लोग C बिंदु नाम देते हैं। इसका निकल के आएगा यानी कि -3, -2। इट्स मीन्स कि ये हुआ कि सबसे पहले निर्देशांक बिंदु, किसी भी निर्देशांक बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले हमें x निर्देशांक के मान को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा y निर्देशांक के मान को। फिर उसी तरह से हम लोग चौथे चतुर्थांश में देखेंगे, तो चौथे चतुर्थांश में भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। अगर x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, -3 है, तो इस तरह से हम लोग एक निर्देशांक बिंदु, जिस तरह से a b c, तो इसको हम लोग ले लेते हैं d। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि x निर्देशांक का मान कितना है, 3, और y निर्देशांक का मान है -3, तो यानी कि हो जाएगा 3, -3। तो इस तरह से हम लोग जो है निर्देशांक बिंदु को क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि निर्देशांक बिंदु को लिखते समय हमेशा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें x निर्देशांक का मान
और उसके बाद हमें y निर्देशांक का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा नहीं लिख सकते कि पहले y निर्देशांक लिख दिए उसके बाद फिर हम लोग x निर्देशांक, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको निर्देशांक बिंदु समझ में आ गया होगा और किस तरह से निर्देशांक बिंदु को सजाया जाता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, तो अब जो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, तो जिस तरह से आप यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में देख सकते हैं कि जैसे ए बिंदु का जो निर्देशांक है 2,3 है, यानी कि 2 में कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस है और 3 में भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। एज एग्जांपल हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, आपको यदि कोई पूछे कि 3,6 किस चतुर्थांश में है, 3,6 किस चतुर्थांश में है, तो ऑब्वियस आप बोलेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, क्यों, क्या देख के हम बता दिए कि 3,6 प्रथम चतुर्थांश में, तो हम क्या देखे, हम इनको नहीं देखे कि 3 है ना 6 है, हम ये देखे कि 3 के साथ कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है तो बेटा प्लस है, और उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसका मतलब यहाँ पर जो है 3,6 में प्लस प्लस क्या आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह से हम लोग ढेरों एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं प्रथम चतुर्थांश से रिलेटेड, जैसे 6,7 ले लिए, हाँ 5,3 ले लिए, 2,7 ले लिए, 8,9 ले लिए, इस तरह से जितने भी बिंदुएं आती है ना, तो ये सब है प्रथम चतुर्थांश के क्या एग्जाम्पल। अगर आपको इसी तरह से मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में जो है आपको वहां पर पूछ दिया गया कि प्रथम चतुर्थांश में निम्न में कौन से बिंदु आएंगे, तो आपको वही देखना पड़ेगा कि जो बिंदु प्लस प्लस में है उसी पर क्या करेंगे, आप टिक करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग फिर जैसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह जान लिए कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह प्लस प्लस होता है, उसी तरह से हम लोग जान लेते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो द्वितीय चतुर्थांश के जो यहाँ पर जो निर्देशांक बिंदु है, यहाँ पर क्या है, द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक बिंदु में x निर्देशांक का मान देखेंगे आप कि माइनस में है और y निर्देशांक का मान आपका यहाँ पर किस में, प्लस में है। तो इस तरह से यानी कि x निर्देशांक का मान माइनस और y निर्देशांक का मान प्लस, इसका मतलब ये हो गया कि द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस और प्लस। ओके, तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से पूछा जाता है कि जो है -6,3 ओके किस चतुर्थांश में, ऑब्वियस ये किस चतुर्थांश में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, लेकिन हम किस चीज को देख करके बता दिए कि ये द्वितीय -6,3 है द्वितीय चतुर्थांश में, तो हम लोग देखेंगे कि 6 में माइनस है और 3 में प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस और जो प्लस चिन्ह होता है वो द्वितीय चतुर्थांश के लिए होता है। इसे ढेरों एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, -3,7 ले सकते हैं, -5,2 ले सकते हैं, यानी कि जिसमें भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। ओके, तो इस तरह से जब भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल अगर पूछा जाता है तो आप जो है आप इसी तरह से पहचान के सही ऑप्शन में क्या करेंगे, आप टिक करेंगे। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं तीसरे चतुर्थांश में कि तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में एक निर्देशांक बिंदु हम लोग जो है ना सी लिए हैं, तो सी बिंदु में आप वहां पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो है एक्स निर्देशांक का मान माइनस है और यहाँ पर वाई निर्देशांक का भी मान माइनस है। इसका मतलब हुआ कि इस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में जो आपका निर्देशांक बिंदु है उसका चिन्ह है माइनस माइनस, यानी कि आपको अगर किसी भी निर्देशांक बिंदु में माइनस माइनस दिखे, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको समझ लेना है कि ये तीसरे चतुर्थांश में। एज एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि -3,-7 किस चतुर्थांश, ऑब्वियस ये तृतीय चतुर्थांश में है। अगर आपको पूछा जाए कि -6,-3 किस चतुर्थांश में है, तो ऑब्वियस आपको बताना है कि ये तीसरे चतुर्थांश में है। आपको ये पूछा जाए कि -6,-8 किस चतुर्थांश में है, तो आपको बताना है कि तृतीय चतुर्थांश में। किस चीज को देख के बताएंगे, माइनस माइनस को देखकर, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस माइनस। ओके, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं, चौथे चतुर्थांश में भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे चौथे चतुर्थांश में जो एक निर्देशांक बिंदु है, इसमें आप देखेंगे कि हम लोग जो निर्देशांक बिंदु में जो एक्स निर्देशांक लिए हैं 3 लिए हैं और वाई निर्देशांक कितना लिए हैं, -3 लिए। इसका मतलब 3 मतलब क्या हुआ कि प्लस, ओके, और -3 का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर जो है -3 का मतलब हुआ माइनस। इसका मतलब है कि चतुर्थ चतुर्थांश में यानी कि चौथे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस और प्लस। एज एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि आपको एग्जाम में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि 3 -7 किस चतुर्थांश में, ऑब्वियस यहाँ पर प्लस देख पा रहे हैं माइनस देख पा रहे हैं, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, ये होगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। ओके, फिर इसी तरह से हम लोग देख लेंगे, अगर देख लेंगे 6 कितना देख लेंगे 6 देख लेंगे हम लोग -3 देख लेंगे, तो ये भी किस चतुर्थांश में होगा, ऑब्वियस ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का मान प्लस और y का मान क्या हो गया, माइनस हो गया। उसी तरह से हम लोग अगर यदि लेंगे हम लोग लेंगे अगर यदि 9 लेंगे हम -6 लेंगे, तो किस चतुर्थांश में होगा, ऑब्वियस ये किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, नहीं चौथे चतुर्थांश। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ प्लस, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस रहता है। ओके, तो हम लोग अभी जो है ना ये समझ लिए कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, तो प्लस प्लस, एक बार रिपीट कर देते हैं। फिर हम लोग ये जाने कि द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, तो माइनस प्लस, ठीक है। और तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, तो माइनस माइनस। और जो है चतुर्थ चतुर्थांश के जो चिन्ह क्या होते हैं, तो होते हैं प्लस माइनस। ओके, तो इस तरह से हम लोग तो ये जान गए कि किसी चतुर्थांश में अगर कोई निर्देशांक बिंदु आता है तो इसको हम लोग किस तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई निर्देशांक बिंदु किसी अक्ष पर ही हो, मतलब कि ये कोई चतुर्थांश में नहीं हो कि प्रथम में है कि द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में, अगर वो यदि बिंदु किसी अक्ष पर ही हो, ठीक है, तो हम लोग उस स्थिति में उस बिंदु का निर्देशांक जो है कैसे लिखेंगे। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको यदि मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे यहाँ पर 5 है, ओके, जैसे यहाँ पर x अक्ष में जो है x अक्ष का जो निर्देशांक है अभी कितना है, 5 है, और मैं चाह रहा हूं कि इसी बिंदु पर आप क्या दिखाइए, निर्देशांक बिंदु दिखाइए, इसी बिंदु पर आप क्या दिखाइए, निर्देशांक बिंदु दिखाइए, मतलब 5 जो ये निर्देशांक बिंदु इसी पर दिखाना है आपको एक पूरा निर्देशांक बिंदु। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि निर्देशांक बिंदु मतलब क्या होता है, x, y। इसका मतलब यहाँ यदि हम निर्देशांक बिंदु दिखाएंगे तो मैं यदि इस बिंदु को अभी फिलहाल E नाम दे देता हूँ, जैसे A B C D, इसको नाम देता हूँ E। तो अब इस निर्देशांक बिंदु को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यही कोशिश करेंगे ना कि निर्देशांक बिंदु का मतलब क्या होता है, x, y होता है, x, y होता है, मतलब कि x का मान आप बैठाएंगे 5 और y का मान बेटा यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि x का मान तो आपने 5 बैठा दिया, लेकिन y का मान कुछ है, कुछ नहीं है। y का मान कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि y का निर्देशांक तभी न कहलाता है जब वो x की दूरी क्या करे, तय करे। तो यहाँ पर x की दूरी तय नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये जो 5 है y का दूरी तय क्या है, इसलिए 5 x निर्देशांक का मान है वो है, लेकिन y निर्देशांक का मान यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर लेंगे हम लोग 0। इसी तरह से हम लोग और भी कुछ बिंदु ले लेते हैं, जैसे हम 6 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम 6 ले लेते हैं, अगर यदि हम इस बिंदु पर निर्देशांक बिंदु दिखाना चाहते हैं, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ f, तो इसका इस निर्देशांक बिंदु का मान कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ पर x कोमा क्या लेंगे, y लेंगे, यानी कि हम लोग निर्देशांक बिंदु जो लेंगे क्या लेंगे, x कोमा y लेंगे। तो x कोमा y लेंगे तो इसका मतलब पहला मान x का मान होगा, यानी x का मान कितना होगा 6, और y का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, तो 0। इसी तरह से हम लोग यदि x अक्ष पर कहीं पर भी बिंदु लेंगे, अगर हम मान के चलो x अक्ष पर और भी कहीं पर बिंदु, चलिए मान के चलिए इधर ले लेते हैं हम लोग, इधर, ओके, इधर ले लेते हैं, जैसे कि ई एफ, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को जी कह देते हैं, ओके। तो इसका निर्देशांक कितना होगा, तो फिर वही बात कि x कोमा क्या होता है, निर्देशांक बिंदु मतलब x कोमा y होता है, तो x का मान कितना है -6 और y का मान कितना होता है 0। तो इस तरह से जो है जी बिंदु का जो निर्देशांक निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है -6,0। लेकिन इन पॉइंट्स को लेने के बाद ओवरऑल हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि x अक्ष पर हम लोग जितने भी बिंदु क्या करे हैं, लिए हैं, इन बिंदुओं को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, तो हम तो यही निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु है, इन बिंदुओं में x का कुछ न कुछ वैल्यू तो आ रहा है, जैसे कि x का मान यहाँ पर 6 आ रहा है, x का मान यहाँ पर 5 आ रहा है, x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है -6 आ रहा है, लेकिन y का मान जितने भी x अक्ष पर क्या है निर्देशांक बिंदु है, देखिएगा y का मान 0, y का मान 0, y का मान क्या है 0, मतलब कि y का मान हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है, x अक्ष पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बट x अक्ष का जो है मान कुछ न कुछ आ रहा है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर किसी भी
बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x, 0 होता है। x, 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कुछ न कुछ होगा, x का मान कुछ न कुछ होगा, लेकिन y का मान हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। तो y का मान यदि हमेशा 0 होगा तो y तो 0 ही होगा। इसलिए यहाँ पर y को लिख के कोई फायदा है नहीं, इसलिए x को हम लिखेंगे क्योंकि x यहाँ जो है एक चर की तरह क्या हो रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या कर रहा है, बदल रहा है, लेकिन y का मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। क्यों, ये जो पॉइंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इस पॉइंट बहुत ही क्या आता है, काम आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर समझे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है और कैसे लेते हैं, तो उसी तरह से अब हम लोग इधर समझ लेते हैं कि y अक्ष पर ही यदि कोई क्या हो, बिंदु हो, और उसी बिंदु का हमें निर्देशांक बिंदु निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर है 5 है। ओके, मुझे इस बिंदु पर ही यदि निर्देशांक बिंदु निकालना हो, किस अक्ष पर, y अक्ष पर, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस बिंदु का नाम लेते हैं यहाँ पर P। ओके, तो अगर इस P बिंदु का मुझे निर्देशांक निकालना है तो फिर वही काम कि हम पहले x का मान लिखेंगे, बाद में हम y का मान लिखेंगे, क्योंकि निर्देशांक बिंदु का मतलब ही होता है कि x, y। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x का मान और बाद में लिखेंगे y का मान। लेकिन अभी किस अक्ष पर काम कर रहे हैं हम लोग, y अक्ष पर, यानी कि y का वैल्यू अभी कितना है, 5 है, तो y का वैल्यू तो आप 5 बैठा देंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू है क्या, x का वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं है। x का वैल्यू तभी कहलाएगा जब y की दूरी क्या करेंगे, मतलब तय करेंगे। अभी जो ये 5 है, मतलब कि x की दूरी क्या करी गई है, तय करी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर मैं इस बिंदु को ले लेता हूँ, चलो इसको इसका नाम ले लेते हैं हम लोग Q। अब अगर यदि हम इस बिंदु का क्या लिखते हैं, निर्देशांक बिंदु लिखते हैं, तो फिर कोई वही कंडीशन कि x का मान मुझे y लिखना पड़ेगा। y का मान कितना हो गया आपका 4, लेकिन x का मान यहाँ पर क्या हो गया, 0। फिर उसी तरह से चलो एक पॉइंट हम लोग y अक्ष पर ही माइनस की तरफ ले लेते हैं। चलो PQ, इसका नाम दे देते हैं R। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका फिर वही कंडीशन x, कितना y, यानी कि y का मान तो आएगा -4, लेकिन x का मान क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह से हम लोग जिस तरह से इधर निष्कर्ष निकाले सभी बिंदुओं को लेने के बाद, तो उसी तरह से हम लोग y अक्ष पर भी जो है ना विभिन्न बिंदुओं से क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। ये निष्कर्ष निकालेंगे कि y अक्ष पर जब हम लोग विभिन्न बिंदु का क्या लेते हैं, निर्देशांक बिंदु लेते हैं, तो उन निर्देशांक बिंदु से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग कि y अक्ष पर y का मान कुछ न कुछ तो होता है, y का मान कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन x का मान हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। इसलिए कहेंगे हम लोग कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए x का मान हमेशा 0, x का मान हमेशा 0, लेकिन y का मान कुछ ना कुछ होता है, यानी कि 0, y होता है। ओके, तो इस तरह से आप जो है यहां से यहां तक क्या कर सकते हैं, इन बिंदुओं को, इन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग और एक चीज को जान लेते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि 6,3 में 6, कितना में 3 में भुज और कोटि, ओके, भुज और कोटि क्या है। आपको यदि इस तरह से पूछा जाए कि 3,6 में, यानी कि कोई निर्देशांक बिंदु है 3,6, इसमें भुज और जो है ना कोटि क्या है, तो इस स्थिति में हम लोग ये देखेंगे, कि जो x निर्देशांक का मान है इसको कहेंगे हम लोग भुज, और जो y निर्देशांक का मान है उसको हम लोग कहेंगे कोटि। ओके, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्या करता है, आता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यदि कोई भी चतुर्थांश में या पूरे कार्तीय तल में कहीं पर भी अगर दो बिंदु आपको क्या करा हुआ है, दिया हुआ है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं और प्लस इसका सूत्र क्या है।
जैसे कि अगर मान के चलिए कोई बिंदु यहाँ पर 2 है, सॉरी कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु 2 है और यहाँ पर वाई अक्ष पर कोई बिंदु 3 है, तो इसका निर्देशांक बिंदु क्या निकल के आएगा? इसका निर्देशांक बिंदु निकल के आएगा 2,3। इसका निर्देशांक बिंदु निकल के आएगा 2,3। जैसे इसको हम लोग ए से सूचित क्या कर देते हैं, ओके। यानी कि ये हो गया एक्स का मान, ये हो गया वाई का मान, ओके। फिर इसी तरह से हम लोग यदि इसी चतुर्थांश में और कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि ये कोई बिंदु हो गया यहाँ पर एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर हो गया 5, तो इस तरह से क्या निर्देशांक बिंदु निकल के आएगा आपका यहाँ पर, जिसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो इसका निकल के आएगा आपका 6,5। कितना निकल के आएगा? 6,5। यानी कि मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसे कोई ए बिंदु है, कोई बी बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका क्या सूत्र है? तो इसका सूत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी सूत्र। इसको बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र। यानी कि दूरी सूत्र क्या करता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या करता है? ज्ञात करता है। यानी कि दूरी सूत्र क्या करता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या करता है? ज्ञात करता है। जैसे कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जैसे ए बिंदु है, तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2,3, यानी कि x का मान 2, y का मान 3। जैसे कि बी बिंदु का निर्देशांक कितना है? 6,5, यानी कि x का मान 6 और y का मान कितना हो गया? 5। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, जो x यहाँ पर है वही x यहाँ पर नहीं है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है x का मान यहाँ 2 है, x का मान यहाँ पर 6 है, तो क्या मैं इसको xx नाम दे सकता हूँ? नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे x1, तो इसको बोल देंगे x2, यानी कि पहला x का मान, दूसरा x का मान। यहाँ पर है y1, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे y2। तो इस तरह से हम लोग जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। आप इस सूत्र को नोट डाउन कर सकते हैं। यानी कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको एग्जांपल के तौर पर भी समझ सकते हैं कि आखिर ए और बी बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम लोग इन दो बिंदुओं को यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए बराबर जैसे आप देख पाते हैं 2,3 और फिर आप बी बराबर देख पाते हैं 6,5। जैसे इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। तो हमें देखो यहाँ पर जो सूत्र लिखा हुआ है दूरी सूत्र, लेकिन हमको यहाँ पर दूरी सूत्र नहीं लिखना है। हमें दूरी सूत्र क्या देती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी देती है। इट्स मींस कि हम ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि दूरी सूत्र बराबर ये होता है। हमें जिन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है हमें वो लिखना है। हम लिखेंगे ए बी की दूरी, हम लिखेंगे ए बी की दूरी, यानी कि √अंडर क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे x2 का वैल्यू कितना है? इतना सिंपल है कि बस आपको x2 की जगह जो मान है वो बैठाना है, x1 का जो मान है वो बैठाना है। बस आपको प्लस माइनस जो भी है वो करके आंसर दे देता है। जैसे कि x2 का मान कितना है? 6। x2 यानी कि x2 मान 6, तो 6 बैठाएंगे, माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है? 2, तो 2 बैठाएंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 5, तो 5। y1 का मान कितना है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर लेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ये रूट है तो रूट हम लोग लेके जाएंगे। 6 में से 2 गया, कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर है ना। 5 में से 3 गया, 2, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 प्लस 2 दूना 4, यानी कि 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो हम ये अभी इसे हम निकाल सकते हैं मान, यानी कि 20 है तो 4 चौके 16, सॉरी, यानी कि इसको जब हम टुकड़ा करेंगे, 20 को यदि टुकड़ा करते हैं तो 2.20, 2 पंचे 10, यानी कि 5 गुणा 2 गुणा 2, तो यानी कि इसका निकल जाएगा 2 √अंडर
5 इकाई मात्रक। 5 इकाई क्या लिखेंगे हम लोग? मात्रक। यानी कि यहां पर जो है AB की दूरी जो है ओवरऑल निकल के आया 2√5 इकाई मात्रक। यानी कि A से लेकर B तक की दूरी हो गई 2√5 इकाई मात्रक। तो यही हुआ दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र की मदद से हम लोग कैसे क्या निकालते हैं? दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो आपने ये समझा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इससे जुड़ी हुई और एक फॉर्मूला है, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगर आपको यहाँ पर पता होगा कि जैसे कोई ए बिंदु है और ए बिंदु का डिस्टेंस हम जैसे कि इधर समझते हैं, यहां पर समझते हैं हम लोग, चलो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो जैसे कोई यहाँ पर बिंदु है तो इसको मान लेते हैं हम लोग P, और इस बिंदु का जो है ना डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं कहां से? इस बिंदु का डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं कहां से? यहां से। यहां मतलब क्या? इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0,0, क्योंकि यहाँ पर 0 से शुरू होता है तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। ओके, तो इस बात को भी ध्यान दोगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। ओके, तो यहां से यहां तक जब दूरी निकालेंगे तो क्या होगा? तो मान के चले कि यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि -4, कितना होगा? वैल्यू 2 होगा। तो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? √x² प्लस y²। तो जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम बिंदु P का मूल बिंदु से क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे, तो हम लिखेंगे बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी, मतलब कि √, क्या होगा? बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी मतलब कि फॉर्मूला तो वही होगा, √x² प्लस y²। मतलब क्या होगा? x का मान कितना हो गया? -4 का होल स्क्वायर, और y का मान कितना हो गया? 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर √, हो गया। यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। यानी कि माइनस वाले पर सम पावर रहने से प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 16 4 कितना हो गया? 20। 20 मतलब कि 5 दूना 10, 10 दूना 20। इट्स मींस कि 2√5 यहाँ पर निकल के आया। 2√5 इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। तो इस तरह से हम लोग जो है मूल बिंदु से दूरी के सूत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ मूल बिंदु से दूरी का जो आपका जो सूत्र होता है √x² प्लस y² होता है, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र, यानी कि विभाजन सूत्र क्या होता है? यानी कि आपको इस शब्द से ही पता चल गया होगा कि विभाजन सूत्र मतलब हो गया कि अगर कोई आपको दो बिंदु दिया हुआ है, ओके, जैसे इस बिंदु का नाम ए कह देते हैं, इसका नाम हम बी कह देते हैं, ठीक है। कोई ये बिंदु दिया हुआ है आपको और बी, ओके। अगर इन दोनों बिंदुओं को अगर यदि हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इन बिंदु को जोड़ने से, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से मुझे एक रेखाखंड प्राप्त होता है ए बी। क्या प्राप्त होता है? ए बी। अब अगर इन दो बिंदुओं का निर्देशांक कुछ इस प्रकार हो कि x1 y1 x2 और y2 इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि ये दोनों x का मान सेम नहीं है तो x1 x2 कह लेंगे। ये दोनों दोनों y का मान सेम नहीं है तो हम लोग y1 y2 कह लेंगे, ओके। तो इस तरह से दोनों बिंदुओं को जोड़ने से जो एक रेखाखंड प्राप्त होता है ए बी, अगर इस रेखाखंड में
कहीं पर भी कोई बिंदु आ जाता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कोई बिंदु आ गया P। ओके, तो इससे क्या हुआ कि ये जो रेखाखंड है दो खंडों में क्या हो चुका है, विभाजित हो चुका है। ठीक है, अब दो खंडों में जो विभाजित हो चुका है, कौन विभाजित कर रहा है, P। अच्छा, P जो विभाजित कर रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। तो हम लोग जो है ना इसी विभाजन बिंदु का, यानी कि इसी विभाजन बिंदु का, इसी विभाजन किसका, बिंदु का, यानी कि इसी विभाजन बिंदु किसका, P का, हम लोग जब क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, तो हम उसी बिंदु को कहेंगे कि कौन सा सूत्र प्रयोग हो रहा है, विभाजन सूत्र प्रयोग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यदि हम लोग लिखते हैं विभाजन सूत्र को, यदि लिखते हैं, अच्छा, और इसमें और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर यदि पूरा रेखाखंड ए बी दो खंडों में बटा है, तो आखिर इस खंड का कुछ तो मान होगा, इस खंड का कुछ तो मान होगा। तो यहाँ पर जो भी मान होगा उसको हम लोग अनुपात में देखेंगे। तो मान के चलो इस खंड का ए से लेकर पी तक जो ये खंड है इसका मान है m1, और यहां से यहां तक का जो मान है वो क्या है, m2 है। ठीक है, यानी कि P बिंदु जो है ए बी रेखाखंड को m और m1 और m2 के अनुपात में क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। तो इसी तरह से हम लोग विभाजित सूत्र पाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखेंगे कि यहाँ पर कोमा है और इधर वाले जितने भी मान है ये सब x के टर्म में है, और इधर वाला जितना भी मान है सब किसके टर्म में है, y के टर्म में। ओके, तो इधर x के टर्म में, उधर y के टर्म में। तो इस तरह से यानी कि ये जो विभाजन सूत्र है आपको क्या देता है, निर्देशांक बिंदु को क्या करता है, देता है। यानी कि कोई भी बिंदु हो जो रेखाखंड को क्या कर रहा है, किसी भी अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है, तो आखिर वो जो बिंदु है कोई ना कोई बिंदु तो होगा, तो उसका कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा। तो हम लोग विभाजन सूत्र की मदद से ही क्या करेंगे, उस विभाजन बिंदु का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। और विभाजन सूत्र जो है और आपको जो वो देता है, निर्देशांक बिंदु देता है, मतलब कि ये पूरा जो मान है, ये जो पूरा मान है यहाँ पर, ये किसका मान देगा, x का मान। ये पूरा जो मान है आपको किसका मान देगा, y का मान। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। यानी कि आप इस फॉर्मूला को नोट भी कर सकते हैं कि विभाजन सूत्र बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ओके, ये पूरा मान x का मान देगा आपको, ये पूरा मान y का मान देगा, तभी तो निर्देशांक बिंदु होगा, क्योंकि x, y को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप विभाजन सूत्र को आई होप समझ गए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि जिस प्रकार से यहाँ पर दो बिंदु क्या करा गया है, लिया गया है, एक A लिया गया है और एक B लिया गया है, और पूरे AB रेखाखंड में एक बिंदु ऐसा आया जो P था, लेकिन ये कहाँ है, ये मतलब कि कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर है, बीच में है, बगल में है, कहाँ है। लेकिन अगर यदि हम ये कहें कि AB रेखाखंड के एकदम मध्य में एकदम से कोई बिंदु कहां पर, एकदम से मध्य में, एकदम से कहां पर, मध्य में, एकदम से बीच में, जिससे कि यहां पर AP बराबर हो जाएगा मतलब कि BP, मतलब कि P बिंदु ऐसे जगह पर है जिससे कि AP और BP एकदम से क्या है, बराबर है। इसका मतलब P जो है ना मध्य में है, यानी कि AB रेखाखंड के मध्य में है। तो उस स्थिति में यानी कि जो होगा m1 का मान, जो होगा m1 का मान वही होगा आपका m2 का मान। इसका मतलब यहाँ पर m1 और m2 तो दोनों सेम है। अगर हम इसको 1 1 मान के भी चलेंगे या 2 2 भी चलेंगे, मान के कुछ भी चलेंगे, तो दोनों मान तो सेम होगा। तो उस स्थिति में हम m के मानों को जो है ना दिमाग में नहीं रखते हुए जो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो होगा आपका
मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए हम लोग m1 और m2 का मान यहाँ पर नहीं लिए, क्योंकि m1 और m2 का मान कुछ भी आएगा तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, और जब सेम आएगा तो कॉमनली वो दोनों मान कट जाएगा और फिर नीचे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं कितना लेता हूँ, 2 लेता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम दोनों का रेशियो सेम ही लेंगे। तो इस तरह से अगर यदि आप फॉर्मूला को देखना चाहते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आ गया, तो मैं कह रहा हूँ कि इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या होता, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या होता, m2 होता। जैसे मैं इसी चीज को खाली क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ, जो इससे होकर के ये आया है तो उसी तरह से इससे होकर के ये आया होगा, आप समझ लीजिए। जैसे कि m1 का मान यदि मैं 2 लेता हूँ, 2 इंटू x2 प्लस फिर m2 का भी मान मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, फिर x1 बटे 2 प्लस 2। ठीक है, इस तरह से हम 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा मेरा x2 प्लस x1 बटे कितना बचेगा, 2 2 4, यानी कि इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि ओवरऑल आपको देखो x1 प्लस x2 बटे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यानी कि फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला क्या करके आ रहा है, निकल करके आ रहा है मध्य बिंदु का, यानी कि ये मध्य बिंदु है। इसलिए बस हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा याद रखेंगे कि x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। लेकिन अगर आपको ये जितना समझ में आ रहा है कि मध्य बिंदु है तो दोनों का मान बराबर होगा, तो कुछ भी मान लेकर के इस फॉर्मूले का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। लेकिन इतना इजी है, क्यों नहीं याद रहेगा। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि अगर आपको कोई 3 बिंदु दिया हो, जैसे कि इस बिंदु का नाम हम ए कह देते हैं, ओके, इसका नाम हम बी कह देते हैं, इसका नाम हम सी कह देते हैं। ओके, आपको 3 बिंदु दिया हुआ है। ओके, तो अगर यदि आप तीनों बिंदु को क्या करेंगे, इस तरह से आप जोड़ेंगे, तीनों बिंदुओं को यदि आप इस तरह से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एक त्रिभुज प्राप्त होता है, आपको एक त्रिभुज प्राप्त होता है। ओके, तो अब अगर ये कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ए बिंदु का जो निर्देशांक वो कितना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि x1 y1 है, फिर बी बिंदु का x2 y2 है, फिर सी बिंदु का x3 और क्या है y3 है, यानी कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 इस तरह से जाकर के आपके 3 बिंदु का आपका निर्देशांक है, और तीनों बिंदु को मिलाने पर एक त्रिभुज का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो अगर यदि आपको कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वेरी सिंपल है, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप इन तीनों बिंदुओं की मदद से जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पा जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा, आपका याद हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले x1, फिर हम इस तरह से ब्रैकेट लेंगे, प्लस फिर लिखेंगे हम लोग x2, फिर हम ब्रैकेट लेंगे। आप इसको यदि बोल भी नहीं पाते हैं ना, मान के चलिए बोल नहीं पाते हैं फॉर्मूला को, लेकिन लिख जरूर लेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आराम से इसको लिख लेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे x1, फिर ब्रैकेट देंगे हम लोग, फिर प्लस x2, फिर लेंगे हम लोग x3, फिर लेंगे हम लोग ब्रैकेट। इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट से घेर देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग y माइनस वाई, फिर कर लेंगे हम लोग y माइनस वाई, फिर कर लेंगे हम लोग y माइनस वाई। बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको याद रखना है एक नंबर, हाँ 23 31 12, आपको याद रखना है 23 31 12। ओके, 23 31 12 आपको याद रखना है, यानी कि आपको 23 मतलब y2 घटा y3, ओके, 31 मतलब y3 घटा y1, 12 मतलब y1 घटा y2। बस आपका ये बन गया आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो 3 बिंदुओं से जो क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला क्या करता है, होता है। और इतना इजी है, बस आपको खाली थोड़ा सा प्लस माइनस का क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। जस्ट
x1 के जगह x1 का मान रखना है, ओके। y2 के जगह y2 का मान रखना है, y3 की जगह y3, मतलब सबका मान रख लेना है और आपका जो है ना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है, हम देख लेते हैं तब जाकर के पूरा क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे संरेखी के बारे में। किसके बारे में समझेंगे हम लोग? संरेखी के बारे में। संरेखी क्या होता है? जब अनेकों बिंदुएं एक ही रेखा पर क्या हो, मौजूद हो, तो हम लोग ये समझेंगे कि वे सभी बिंदुएं क्या है, संरेखी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत सारे बिंदुओं को नहीं देखेंगे, बस हम लोग 3 बिंदुओं को ही क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो संरेखी होने की क्या क्या शर्तें हैं और हम लोग उसको कितने नियम से क्या कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं कि जो कोई बिंदु है वो संरेखी है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान के चलो कि कोई बिंदु यहाँ पर A है और कोई बिंदु यहाँ पर B है और कोई बिंदु यहाँ पर C है, कोई अननोन बिंदुएं हैं और हम लोग ये अभी कल्पना करके चल रहे हैं कि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर है। अगर हमें संरेखी जांचने बोला जाएगा तो हम तो ये मान के चलेंगे कि ये तीनों बिंदु अभी क्या है, संरेखी है, ठीक है, हो या ना हो, लेकिन हम मान के चलेंगे। तो जब हम मान के चलेंगे कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर यदि यहाँ पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ के, यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ के तीसरा भुजा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि आप भुजा को किस हिसाब से रेखा में सजाते हैं उस हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर यदि हम लोग ए बी प्लस क्या लेते हैं, बीसी लेते हैं, तो उसको ऑब्वियस एसी के बराबर होना चाहिए। यानी कि इतना प्लस इतना कितना होगा, इतना होगा, यानी कि इतना प्लस इतना इतना, ठीक है। तो यानी कि इतना और इतना जोड़ के इतना होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर इसी का अगर यदि हम लोग दूसरा एक ये ले, जैसे कि यहाँ बी ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि बी ए प्लस जो आपका ए सी है वो आपका बी सी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इतना, यानी कि इतना जो इतना इतना के बराबर क्या करना चाहिए, होना चाहिए। यानी किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। लेकिन इस फिगर के अनुसार अगर किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा का मैं बात करूं तो ये दोनों जोड़ करके इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी चीज में हम लोग अगर हम लोग कोई दूसरा और तरीका देखें, अगर हम लोग त्रिभुज पे ये कल्पना करें कि हाँ संरेखी है, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि देखिए अगर कोई तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर, कोई तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तभी संरेखी होगा। लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि इसको हम एक त्रिभुज में कल्पना करते हैं, अगर तीन बिंदु है तो त्रिभुज में कल्पना करेंगे। और अगर यदि ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी है, और हम त्रिभुज में यदि कल्पना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये तीनों बिंदुएं संरेखी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि त्रिभुज का जो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम इन्हीं तीनों बिंदु को सिर्फ त्रिभुज में क्या किए हैं, कल्पना किए हैं कि तीन बिंदु से त्रिभुज बन सकता है। लेकिन अगर ये तीनों बिंदुएं संरेखी के बिंदुएं हैं तो इसका मतलब क्या, इस लाइन में तीनों बिंदुओं से जो एक इस तरह से जो लाइन बन रहा है, क्या इसका कुछ क्षेत्रफल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0। आप कल्पना भी कर लेंगे त्रिभुज का संरेखी बिंदुओं का तो आपका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि संरेखी जांच करने के लिए आपके पास दो विधि है। एक आप दूरी सूत्र की मदद से आप क्या कर सकते हैं, संरेखी की जांच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी की दूरी निकाल लिए, फिर बी सी की दूरी निकाल लिए, फिर उसके बाद ए सी की दूरी निकाल लिए, फिर हम ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी के बराबर करेंगे। अगर हो गया दोनों को जोड़ के इसके बराबर तो इसका मतलब हो गया संरेखी है। और आपके पास दूसरा विधि है कि आप त्रिभुज का फॉर्मूला तीनों बिंदुओं की मदद से जो त्रिभुज बन रहा है, या जो त्रिभुज का कल्पना किए उसकी मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, तो ऑब्वियस ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। ओके,
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास इतना ही, और फिर हम लोग आगे की क्लासेस में एक्सरसाइजेस को क्या करेंगे देखेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप शेयर कीजिए ताकि बहुत से आप जैसे स्टूडेंट्स के पास क्या करे पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।